नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के बाद अब कांग्रेस की भी लिस्ट सामने आ चुकी है और कांग्रेस की इस लिस्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ ही साथ विनेश फोगाट को जुलाना विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। खासतौर पर विनेश फोगाट को टिकट देने के बाद अब बीजेपी सवाल उठा रही है। खासतौर पर बृजभूषण सिंह ने इस पर सवाल उठाए हैं और ये बताया है कि जो आंदोलन हुआ वो राजनीति से प्रेरित था। अब हरियाणा चुनाव में किस तरह से कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं और इसके अलावा लिस्ट में किसके उम्मीदवार ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस के? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी गजाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, जो कि इस पर लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। गजाली, अगर हम कांग्रेस के उम्मीदवारों की इस लिस्ट को देखें तो इसमें लगभग 28 विधायकों का टिकट रिपीट किया गया है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपली से चुनाव लड़ेंगे, जुलाना से विनेश फोगाट को टिकट दिया गया है। तो कैसे देखते हैं आप इन टिकटों को और कितना असर रहने वाला है कांग्रेस के इस टिकट वितरण से? देखिए विशाल, अगर टिकटों की लिस्ट आप देखें कांग्रेस की, तो जैसा आपने सही बताया कि 28 जो हैं 32 सीटों पर उम्मीदवारों की सूचना या घोषणा की गई है और उसमें से 28 जो हैं सिटिंग विधायक हैं, जो अभी के विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं दो संदेश कांग्रेस देना चाह रही है। एक तो ये कि जो पिछला विनिंग कॉम्बिनेशन था, जब कांग्रेस ने 21 सीटें 2019 में जीती थी, तो उसी विनिंग कॉम्बिनेशन या उन्हीं उम्मीदवारों पर दोबारा भरोसा जताया जा रहा है। इसमें जी। 3-4 नाम जो है इन 31-32 सीटों पर अनाउंसमेंट हुई है। पहले 21 सीटों हम्म। के उम्मीदवारों की सूची आई थी और उसके बाद एक हम्म। अलग से दूसरी सूची आधे घंटे बाद पहले सूची के आई है। तो उसमें से जो 4 नाम हैं वो अलग हैं, जो विधायक नहीं थे, जैसा कि विनेश फोगाट हम्म। जो कल से हेडलाइंस में बनी हुई है और जुलाना सीट से हैं वो। उसके अलावा उदय भान जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, हरियाणा में पिछली बार वो चुनाव हार गए थे। होडल जो रिजर्व सीट है वहां से उनको दोबारा मौका दिया गया है। इसके अलावा हम्म। जो है एक इंडिपेंडेंट एमएलए जो फिलहाल इस साल के मई के महीने तक भाजपा की सरकार को जो है समर्थन दे रहे थे, उन्होंने पाला हम्म। बदल लिया तो कांग्रेस ने उनको भी टिकट दे दिया है। और इसी हम्म। तरह से एक और जेजेपी के एमएलए हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। तो हम्म। कहीं ना कहीं दो संदेश कांग्रेस देना चाह रही है। एक तो ये कि विनिंग कॉम्बिनेशन पे भरोसा है। जो पिछले साल पिछले चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नाराजगी ये थी कि उनके कहने पे ज्यादातर टिकट नहीं दिए गए और जब 21 हम्म। सीटें आई थी और मेजोरिटी लीडर से बहुमत से दूरी हो गई थी कांग्रेस की, तो उस वक्त भी भूपेंद्र सिंह हम्म। हुड्डा ने यही कहा था कि अगर 100% मेरे मत के हिसाब से टिकट दिए जाते या उम्मीदवारों का चयन होता तो शायद हम बहुमत हाँ। क्रॉस कर लेते या बहुमत के फिगर को टच कर लेते। तो एक तो हम्म। संदेश ये है कि पुरानी चीज सही है। इसी 31-32 की सूची में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर पुलिस के केसेस चल रहे हैं। जैसे हम्म। नूह जिले से एक सीट पर मामन खां हैं, जिनके ऊपर ये बिल्कुल। आरोप लग रहा था, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी कि नूह के दंगों हम्म। में उनका हाथ है या भड़काने में उनका हाथ है। हाँ। इसके अलावा कुछ विधायक हैं जिन पर ईडी के केसेस चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो नैरेटिव जो कांग्रेस हमेशा कहती है कि जांच एजेंसियां जो है भाजपा केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत इन काम लोगों को भी करती है और टिकट अपने दिया है विधायकों को यहाँ पर टारगेट। गजाली, कांग्रेस ने जिनके ऊपर कार्रवाई है और एक खबर ये भी कि जो एक जेल में बंद है विधायक, उनको भी एक बार दोबारा टिकट दिया। शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांतनु, कांग्रेस की अगर हम लिस्ट देखें और बीजेपी की लिस्ट देखें तो किसका पलड़ा आपको ज्यादा भारी इस वक्त नजर आ रहा है? क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस की जो लिस्ट आई है इसमें विनेश फोगाट को भी टिकट दिया है, बृजभूषण सिंह इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और बीजेपी की जब लिस्ट आई तो कई जो नेता रहे बीजेपी के वो बीजेपी से इस्तीफा देते रहे। तो कैसे देखते हैं, अगर उम्मीदवारों के क्राइटेरिया को देखें तो कांग्रेस और बीजेपी में कौन भारी दिख रहा है? विशाल भाई नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। देखिए मैं इस तरह से देखता हूँ इस चुनाव को। पहले तो हमें देखना होगा कि हरियाणा बीजेपी का परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल स्टेट नहीं है, क्योंकि 2 बार से सरकार बन रही है तो हम पिछला इतिहास भूल गए। उनके लिए एक नया स्टेट है। 10 साल सरकार कर रही, अच्छी बात है। और इस बार 10 साल में पहली बार लोकसभा चुनाव में उनको उनका वोट परसेंटेज गिरा, जो 50 के ऊपर पहुंच गया था वो करीब 40-45 पर पहुंच गया। वोट परसेंटेज 2024 में दोनों का बराबर रहा करीब, उसका 47 था, इसका 46 था। मेरे ख्याल से ऐसे चुनाव में टिकटों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जो मेरा मानना है, हम्म। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है टिकटों से। पार्टी की जो अपनी लाइन है, पार्टी के प्रति लोगों का क्या विश्वास है, उस पर ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सेंसेशनल क्रिएट होता है उससे, जैसे विनेश फोगाट जैसी टिकट, मतलब वो जीत जाए हार जाए उस पर कहना मुश्किल है, लेकिन ये स्टार टिकटों से मैं ज्यादा इस पे फोकस नहीं करता, स्टार टिकटों पे। लेकिन देखिए हम्म। स्ट्रैटेजी ये रहेगी, भाजपा गैर जाट जो गैर जाट वोट है उसको कंसोलिडेट करेगी
और जो उन्होंने मुख्यमंत्री सैनी बनाया है उससे उस पे वो प्ले करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जाट है, वोकल कम्युनिटी है। वो लगता ऐसा है आपकी जैसे पूरी हरियाणा की पॉपुलेशन जाट है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हाँ। कुछ 20-22% होगी मेरे हिसाब से, और जो ओबीसी पॉपुलेशन है वहाँ की करीब 36 से 40% है। मेरे ख्याल से वो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इसमें। टिकट तो ठीक है, अलग अलग सीट से अलग अलग आएंगे। जब तीनों पार्टियों के पूरे टिकट एंड तक आप कंपेयर करेंगे सीट बाय सीट, तो थोड़ा बहुत टिकट कटेगा, लेकिन जो ओवरऑल दोनों पार्टियों का नैरेटिव है उस पे ज्यादा प्ले अप होगा मेरे ख्याल से इलेक्शन। कांग्रेस उसी बेल्ट पे रहेगी, रिजर्वेशन, संविधान, इस पे रहेगी, और भाजपा मेरे ख्याल से अपने विकास पे और ओबीसी। तो देखिए, शांतनु गुप्ता बता रहे हैं कि टिकटों का बहुत असर नहीं रहने वाला है और वोट शेयर कांग्रेस और बीजेपी का लगभग एक बराबर रहा है। गजाली, आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर हम बीजेपी के टिकटों की बात करें तो उनके टिकट और कांग्रेस के टिकट की अगर तुलना करें तो किसके टिकट ज्यादा अच्छे बटे हैं, और कांग्रेस के सामने क्या चुनौतियां रहने वाली हैं, बीजेपी के सामने क्या चुनौतियां आप देखते हैं हरियाणा के इस चुनाव में? जी देखिए, भाजपा के बारे में और शांतनु बेहतर बता भी पाएंगे। और जिस तरह की राजनीति भाजपा करती है, एक मैसेज तो साफ ये जाता है भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच में कि जब भी टिकटों का वितरण होता है भाजपा में या कांग्रेस में, तो कांग्रेस में जिस तरह से कलह बाहर निकल के आ जाती है, भाजपा में अक्सर ये देखने को नहीं मिलता था या हम रिपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन हरियाणा ये पहला केस दिख रहा है कि एक तरफ भाजपा जहां एंटी इनकम्बेंसी झेल रही थी, और सबसे बड़ी बात, शांतनु इस पे अग्री भी करेंगे कि हरियाणा में चाहे आप गवर्नेंस की बात को छोड़ो एक पल के लिए कि करप्शन था या नहीं था, या मनोहर लाल खट्टर जब नए चेहरे बनकर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, और भाजपा का ये एक्सपेरिमेंट हर राज्य में होता है, चलता है जब से नरेंद्र गजाली, मोदी प्रधानमंत्री बने ऑडियो कि के साथ राज्य तो में कोई एक नया जी जी गजाली, मैं चाहूंगा कि आपके ऑडियो के भाजपा जब साथ किसी भी जी राज्य जी अब बात पूरी करिए। हाँ। हाँ, कि भाजपा किसी भी राज्य में जब नया मुख्यमंत्री का चेहरा लाती है, तो चुनाव जीतने के बाद लाती है, और फिर वो एक मास्टर स्ट्रोक हम समझते हैं। मनोहर लाल खट्टर को जब 2014 में लाया गया था, उनको प्रदेश में कोई नहीं जानता था, नए थे, संघ की तरफ से थे। और 2019 में भी किसी तरह बहुमत तक ना पहुंचने के बावजूद गठबंधन की सरकार बन गई। उसमें अमित शाह बहुत सक्रिय थे जब दुष्यंत चौटाला की पार्टी को गठबंधन में लाया गया। और कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर, आप वो किसान विरोधी पार्टी बनना, या भाजपा का एक परसेप्शन किसानों के बीच में या ग्रामीण इलाकों में परसेप्शन बना रहा 20 और 21 के बीच में जब आंदोलन था। लेकिन अगर आप पॉलिसी की बात देखें, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने हरियाणा में किसानों के लिए पॉलिसीज बहुत अनाउंस की, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर हो या पराली को ना जलाने वाली बात हो, और इस तरह से लैंड रिफॉर्म्स को लेकर भी हरियाणा में आधुनिकीकरण बहुत हुआ था। लेकिन इन सब के बीच जब इस बार बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला कि नायब सिंह सैनी को बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं मुझे याद आती है पंजाब में कांग्रेस की ऐसी स्थिति जब 2022 में चरणजीत सिंह चन्नी को अचानक लास्ट टर्म में कुछ महीनों पहले मुख्यमंत्री बना दिया गया था। पंजाब में कास्ट लाइंस पे ऐसी वोटिंग नहीं होती है जितना ज्यादा हम हरियाणा में जाट गैर जाट के नैरेटिव को सुनते, पढ़ते और देखते जी रहते हैं। जी तो कांग्रेस के लिए वो चीज नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ा कैंप हो कि हरियाणा जी में बीजेपी के लिए नया मुख्यमंत्री का चेहरा वो कितना पे ऑफ करेगा, साथ ही जब एंटी इनकम्बेंसी नायब सिंह सैनी के साथ है, और उसी पर बिल्कुल। कांग्रेस ज्यादा कैश इन करने की कोशिश कर रही है। जी देखिए, एंटी इनकम्बेंसी को ज्यादा कैश इन करने की कोशिश कांग्रेस यहाँ पर करेगी, लेकिन अगर हरियाणा की बात करें शांतनु, और हरियाणा में जैसा आपने बताया कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जाट वोट बैंक पर बहुत ज्यादा आश्रित दिखाई दे रही है, लेकिन शायद कांग्रेस ये भूलती हुई दिख रही है कि जाट वोट बैंक के अलावा भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक हरियाणा में है। अगर हम एससी वोट की बात करें, ओबीसी वोट की बात करें, और एससी वोट तो सबसे निर्णायक भूमिका में हरियाणा में माना जाता है, या सामान्य वर्ग के वोटों की बात कर लें, तो इस वोट बैंक का बड़ा धड़ा किसके साथ जाएगा, और क्या आपको लगता है किसानों की नाराजगी का मुद्दा बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है? देखिए, अब जो संविधान बदल जाएगा, रिजर्वेशन चला जाएगा, मेरे ख्याल से अब वो शिगुफा बार बार नहीं छपाएगा। ये वो काट की हांडी है जो आप बार बार नहीं चढ़ा पाएंगे। तो मेरे ख्याल से वो तो अब मुद्दा पास हो गया, जो हमने एक बार 2015 में बिहार इलेक्शन में देखा था, जब मोहन भागवत जी ने उस तरह की कुछ टिप्पणी करी थी। अब मेरे ख्याल से वो मुद्दा नहीं चलेगा। तो आपने ठीक कहा कि अगर आप एक डोमिनेंट कम्युनिटी को केटर करते हैं, जो कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है, जाट वोट को, तो आप एक एंटी पोलराइजेशन भी कर देते हैं,
जो चाहे वो ओबीसी कम्युनिटीज में हो चाहे वो एससी कम्युनिटीज में हो। जहां तक मनोहर लाल खट्टर की बात है, क्योंकि आपको पता है विशाल, मैं किताबें लिखता हूँ, आपने अपनी किताब लिखी है, उसके लिए बधाई। तो गवर्नेंस सर्कल्स में मनोहर लाल खट्टर की बहुत तारीफ होती है गवर्नेंस सर्कल्स में। जो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स पे काम किया, उनका एक चीफ मिनिस्टर फेलोशिप चलती है, जो देश में कुछ ही मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो चीफ मिनिस्टर फेलोशिप चलाते हैं, जिले जिले में उनके फेलोशिप काम करते हैं। चाहे ड्राइविंग, जो जनता से जुड़ी मुद्दे हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, जैसे राशन लेना, उसमें उन्होंने बहुत सुधार काम करे। आपको बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में उनकी चर्चा मिलेगी, क्योंकि शायद वो मीडिया से भी उतना नहीं है, तो उनकी चर्चा उतनी ज्यादा नहीं हुई। हाँ, कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से भाजपा को अंत में मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, लेकिन वो देखिए, भाजपा ने इस तरह के बहुत सारे अटेम्प्ट्स लिए हैं विशाल, कि वो मतलब एक पटेल प्रमुख गुजरात में नॉन पटेल को बना देती है, एक मराठा प्रमुख महाराष्ट्र में नॉन मराठा को मुख्यमंत्री बना देती है, एक ट्राइबल प्रदेश झारखंड में नॉन ट्राइबल को बना देती है, या फिर ओबीसी की राजनीति वाले उत्तर प्रदेश में एक संत को बना देती है, और या खट्टर जी को। तो ऐसे भाजपा ने बहुत सारे प्रयोग करे हैं कि भाई मैं मेरिट के आधार पे बनाऊंगा, काम के आधार पे बनाऊंगा। कई जगह वो चल पाए, कई जगह वो नहीं चल पाए। तो हरियाणा उसका एक बड़ा टेस्ट केस होगा, और देखने वाली बात होगी कि जो उन्होंने नायब सिंह सैनी जी को बनाया है वो कितना पे ऑफ करता है। जी, लेकिन गजाली देखिए, अगर हरियाणा की बात करें कांग्रेस की खास तौर पर, तो वहां पर एक रणदीप सुरजेवाला का कैंप माना जाता है, एक कुमारी शैलजा का कैंप माना जाता है, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कैंप माना जाता है। और हमने देखे पिछले कुछ दिनों में कि कुमारी शैलजा के कैसे पोस्टर हरियाणा में जगह जगह लगे कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। क्या इस बात की गुंजाइश है कि कुमारी शैलजा को भी विधानसभा चुनाव में उतारा जाए कहीं से आने वाले समय में, कि बिना चेहरे के ही, हालांकि लगता नहीं कि कांग्रेस कोई चेहरा घोषित करेगी, लेकिन आमतौर पर संकेत यही हो जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा अगर चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का तो चेहरा वही हो जाएंगे। पर क्या ऐसी गुंजाइश आपको नजर आती कुमारी शैलजा को भी चुनाव लड़ाया जाएगा? जी देखिए, अभी कल के जो बयान आए हैं सूची रिलीज होने से पहले कांग्रेस की तरफ से, दीपक बाबरिया हों या और भी कांग्रेस के लीडर हों, उसमें ये बात कही गई कि सांसदों को अभी चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा या इस पर सहमति नहीं बनी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला हों, हरियाणा में एसआर के जो नाम से जाने, सुरजेवाला, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और के से किरण चौधरी अब भाजपा में आ चुकी हैं। तो अब सिर्फ कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला हैं, और उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट कहा है, पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बयान की बात करें कि हाँ, क्यों मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती हूँ, या मैं भी मुख्यमंत्री के दावेदारी के रेस में हूँ, ऐसा सुरजेवाला साहब ने भी कहा है और कुमारी शैलजा ने भी कहा है। लेकिन क्या कांग्रेस ये एक्सपेरिमेंट करेगी कि कुमारी शैलजा एक दलित उम्मीदवार भी होंगी, महिला मुख्यमंत्री भी होंगी, और हरियाणा के इतिहास में अगर निकट के इतिहास की बात करें तो महिला मुख्यमंत्री कोई नहीं हुई है, तो क्या वो ऐसे, क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से ये जो बेटी और महिलाओं को लेके सशक्तिकरण की बात होती है, 1,000 रुपए महीने देने की बात हिमाचल में हुई, तो उस मैसेज को अगर वो ज्यादा पुश करेंगे, क्योंकि शांतनु ज्यादा बेहतर बताएंगे क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, कि हिमाचल का चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो, और कई जगह जो है अब विमेन वोटर्स पे भी फोकस बहुत ज्यादा हो रहा है। सिर्फ कास्ट लाइंस पे हम बात करते हैं रिपोर्टाज में भी कि किस कास्ट की या किस जाति की प्रतिशत कितनी है जनसंख्या में, लेकिन कहीं महिला वोटर जो हैं उनकी उनकी बात नहीं हो पाती या उनकी ज्यादा फोकस नहीं हो पाता। तो अगर उस एंगल से चुनाव लड़ना चाहे कांग्रेस, तो कुमारी शैलजा उम्मीदवार भी हैं, लेकिन क्या कांग्रेस इतना बोल्ड स्टेप ले पाएगी, जबकि उन्हें पता है कि मुख्यमंत्री। बिल्कुल, बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इतना बोल्ड स्टेप ले पाएगी? शांतनु, क्या कुमारी शैलजा को पेश आगे कर पाएगी चेहरे के तौर पर कांग्रेस? देखिए, वो स्ट्रैटेजी के रूप से ठीक हो सकता है, जैसे साथी ने कहा कि एक महिला चेहरा होना, जो हरियाणा के निकट के भविष्य में, निकट के पास्ट में नहीं हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसे बताया कि 3 खेमे हैं, सुरजेवाला का खेमा है, हुड्डा जी का खेमा है, और छोटे-छोटे तो कई खेमे हैं, और कुमारी शैलजा का खेमा है। तीनों अच्छी लामबंदी कर रहे हैं अपने-अपने नेता का नाम, जो हरियाणा के पोस्टर, फेसबुक पोस्ट के हिसाब से देखे जा सकते हैं। तीनों अपने नेता को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में कांग्रेस इतने छोटे प्रदेश में, जितने इतनी कम सीटें हैं, जिसमें मार्जिन ऑफ एरर आप ज्यादा नहीं कर सकते इतने छोटे प्रदेशों में, क्योंकि आपके पास ज्यादा हार जीत का भी अंतर मुझे लगता है बहुत कम रहने वाला है और शांतनु छोटी इसमें। सीटें भी छोटी होती हैं, सीटों में वोटर साइज भी छोटा होता है, सीटों, तो मुझे नहीं लगता वो ले पाएंगे। कदम अच्छा हो सकता था महिला वोटर के लिए। और बात बिल्कुल ठीक है कि हम कास्ट लाइन पे टीवी पे बात करते हैं, लेकिन महिला और युवा बहुत बार हमने देखा है कि कास्ट लाइन के इतर वोट करते हैं, क्योंकि उनके मुद्दे थोड़े से रेलेवेंट नए ज्यादा होते हैं। और तभी हमने देखा बिहार में नीतीश कुमार के साथ, पूरे देश में नरेंद्र मोदी के साथ बहुत सारे लोग महिला वोटर जुड़े, क्योंकि वो सीधे स्कीमें जो हम देते हैं, चाहे वो घर की हो, पानी की हो, शौचालय की हो, सुरक्षा की हो, वो महिला वोटर को ज्यादा जुड़ता है।
क्योंकि वो घर के आसपास रहती है, परिवार की देख रेख करती है। तो मेरे ख्याल से महिला वोटर हरियाणा में भी बड़ा मुद्दा रहेगा। देखिए महिला वोटर एक बड़ा मुद्दा रहेगा, युवा वोटर एक बड़ा मुद्दा रहेगा। आखिरी में गजाली मैं आपसे एक कमेंट चाहता हूं कि विनेश फोगाट को टिकट देना क्या कांग्रेस के लिए एक ये अच्छा कदम माना जाएगा, या जैसे अब बृजभूषण सिंह आरोप लगा रहे हैं कि पूरा आंदोलन ही राजनीति से प्रेरित था, इसका मैसेज क्या जाने वाला है ग्राउंड पर? जी, सबसे संक्षिप्त में अगर मैं कहूँ तो बृजभूषण हरियाणा में तो कोई प्लेयर है नहीं, विनेश फोगाट महिला हैं, भाजपा के एंटी इनकम्बेंसी और इन इश्यूज पे कि अब बजरंग पुनिया किसान सेल के कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिए गए, किसानों का मुद्दा चल भी रहा है, हरियाणा रूरल बैकग्राउंड वाला इलाका भी है, और महिलाओं का वो जो परसेप्शन हरियाणा में पुराना होता था ना कि महिलाएं अब सिर्फ गांव में रहती हैं या बहुत सशक्त नहीं है, वो भी धीरे धीरे बदल रहा है। अब गांव गांव में इंटरनेट पहुंच गया है। चाहे विनेश फोगाट की जगह किसी और जाति की महिला होती जिनका कोई कंट्रोवर्सी नहीं भी होता, तो भी जो मैसेज आप देना चाहते हैं अपने वोटरों को वो जरूर पहुंचता है। विमेन इन्फ्लुएंस होती हैं, महिला वोटर इन्फ्लुएंस होती है अगर उम्मीदवार महिला हो। फिर विनेश फोगाट के साथ तो पूरा एक आप जान ही रहे हैं कि किस तरह की कंट्रोवर्सी रही है, उनका खुद का आंदोलन सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ, और उनका रूरल बैकग्राउंड की एक हरियाणा की बेटी जो है कुश्ती में मेडल नहीं ला पाई, संघर्ष करती रही, और संघर्ष का ही पूरा पिछला 6-7 महीना रहा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो फायदा होना जरूरी है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो काम करेगा वो एंटी इनकम्बेंसी का ही जी, एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा फैक्टर। शांतनु, आखिरी कमेंट मैं आपको जाता हूं, विनेश फोगाट को टिकट देना कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है या फिर ये कांग्रेस को भारी पड़ सकता है? मेरे ख्याल से वो एक डिसेंट ट्रिक है। कांग्रेस इस ट्रिक से ही चुनाव लड़ती है। देखिए, खेल जगत में तो सबको पता है पिछले 10 साल में जो हरियाणा में पॉलिसी बनी उससे खेल जगत को हरियाणा में कितना फायदा हुआ, और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से खेलों को बढ़ावा दिया वो भी सबको पता है। लेकिन केवल खेल जगत के लोग तो बहुत छोटा वोटर परसेंटेज है। जनता में कांग्रेस एक विक्टिम कार्ड की तरह देखना कोशिश करेगी। तभी एक थ्योरी फैलाई गई कि उसके मेडल ना मिलने में मोदी का हाथ है, मोदी ने षड्यंत्र रचा। बाद में पता लगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि झूठ के पांव लंबे होते हैं, वो दूर तक जाता है और सच वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो मेरे ख्याल से वो विक्टिम कार्ड एक जो हरियाणा की बेटी है उसके अराउंड विक्टिम कार्ड खेलेंगे। और अभी आप विनेश फोगाट के जब भाषण सुनेंगे तो उसमें वो क्या क्या बोलती हैं वो बड़ा, अभी उनके भाषण होने शुरू नहीं हुए हैं, बड़े भाषण वो पक्का उनको भेजेंगे। और मेरे ख्याल से साक्षी मलिक भी मुझे लगता है चुनाव में जाएंगी। उन्होंने फॉर्मली तो मेरे ख्याल से कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी है, लेकिन वो आती जाती देखी गई है कांग्रेस के दफ्तरों में। तो ये लोग तीनों जो इन्होंने आंदोलन यहाँ पे किया था उसका उसका एक छवि आपको चुनाव में देखने को शायद मिलेगी। गजाली कुछ कहना चाह रहे हैं। गजाली, सिर्फ संक्षेप में कि अभी एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज बाहर नहीं आई है जो रूरल वोटर्स को ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, मैनिफेस्टो। पंजाब में आपने देखा, हिमाचल में आपने देखा, 1,000 रुपए महिलाओं को देना, बिजली मुफ्त देनी। अभी वो वाली सियासत होनी बाकी है। तो जब मैनिफेस्टो रिलीज का टाइम आएगा तब आप देखेंगे कि उससे भी वोटरों पे काफी असर पड़ सकता है। देखिए मैनिफेस्टो का असर जरूर पड़ेगा, और खासतौर पर हरियाणा पंजाब में तो घोषणा पत्र का असर पड़ता हुआ हमेशा से दिखाई भी पड़ा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल हरियाणा की पिक्चर देखें तो इस वक्त कांग्रेस की लिस्ट आ चुकी है, बीजेपी की लिस्ट इससे पहले आ चुकी है, कुछ और नामों पर ऐलान होना बाकी है। एक तरफ बसपा ने इनेलो के साथ गठबंधन किया है, जेजेपी ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ गठबंधन किया है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन फिलहाल संकट में दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि हरियाणा का यह मुकाबला कौन जीतता है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर जनता वोट करेगी। कुछ मुद्दों पर हमने यहां पर चर्चा भी किया, हालांकि वोटर्स के मन में क्या है ये जान पाना इन दिनों बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इंतजार रहेगा कि हरियाणा के लोग किस मुद्दे पर वोट करने के लिए निकलते हैं। आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया गजाली और शांतनु। फिलहाल इस चर्चा में इतना है।